हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। आशा करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लाजवाब तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए हम फिर से हाजिर हैं एक मजेदार टॉपिक के साथ। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 8 का वन शॉट सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जो कि बहुत लाजवाब और सिंपल सा चैप्टर है। हम बात कर रहे हैं मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक है, कि मानव कल्याण में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका क्या महत्व होता है। जैसे चैप्टर जो 7 था वो भी बहुत ही सिंपल, और इसी तरह से भैया चैप्टर जो आपका 8 है ये भी बहुत सिंपल है। एक बार देखने की जरूरत है, रटना तो है ही नहीं, इतना हम गारंटी के साथ कर रहे हैं भैया। बस एक बार देखने की जरूरत है, पूरा मार्क फुल मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि भैया यहां से हमने बताया ना लॉन्ग वाला एक 5 नंबर का आता है, नहीं तो 3 नंबर का तो डेफिनेटली फिक्स ही है। ठीक, चलिए देखते हैं भैया क्वेश्चन किस तरीके से करेगा बच्चों। हम क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है उसी तरीके से लिखेंगे। और बार बार बताया है कि वन शॉट में केवल उन्हीं चीजों को अपन देखेंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं, एक्स्ट्रा इधर उधर का नहीं देखना। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपका यही है कि भैया मानव कल्याण में, देखिए यहां पर थोड़ा घरेलू उत्पाद लिख दिया गया है। तो भैया मानव कल्याण, इसको 1 मिनट भैया, इसको थोड़ा पूरा काटना पड़ेगा। पूरा यहां पे भैया आपका होगा कि मानव कल्याण में, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीवों लिख दी की भूमिका, भूमिका का वर्णन कीजिए, का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये 5 नंबर वाला ये भी बताएंगे। अभी ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन एकदम से गलत, नहीं भैया। घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है, क्वेश्चन ये भी किया जाता है, लेकिन ये 3 नंबर का आता है। लेकिन अगर पूछ ले कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए, तब ये क्वेश्चन पूरे 5 नंबर का बन जाता है। ठीक है, तो पहले अपन देखेंगे कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका होती है। ठीक, लॉन्ग वाला यानी 5 नंबर का कैसे पूछा जाएगा। तो भैया मानव कल्याण में, अब यानी मानव के हित में होना चाहिए। बस सबसे पहले जान लेते हैं प्यारे बच्चों, सूक्ष्म जीव क्या है। तो भाई सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, ऐसे जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से, या यूं कह लें कि हम आसानी से अपने आंखों से नहीं देख पाते हैं, बल्कि उन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं, वो सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। देखिए सूक्ष्म जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक हानिकारक होते हैं, एक लाभदायक। हानिकारक वो सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर में बीमारी फैलाते हैं, लेकिन एक ऐसे भी सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक भी हैं। तो भाई जो बीमारी फैलाने वाले हैं हमने चैप्टर 6 में देख रखा, क्या कहते हैं 7 में देख रखा है, स्वास्थ्य और रोग वाले में। अब यहां पर हम मानव के कल्याण वाले में देखेंगे। तो भैया सबसे पहला अपना हेडिंग होगा कि दुग्ध एवं डेयरी उद्योग में, कि मतलब ऐसे कौन से सूक्ष्म जीव हैं जिनका दुग्ध एवं डेयरी उद्योग में प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले अपनी हेडिंग यही होगी। ठीक है, तो देखिए दुग्ध के जो सूक्ष्म जीव, दुग्ध का मतलब दूध में, सूक्ष्म जीव है वो किण्वन के द्वारा अनेक उत्पादों जैसे दही, बटर, चीज, केफिर आदि का निर्माण करते हैं। यानी विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्म जीव हैं वो क्या करते हैं भैया, जैसे दूध से दही बनना लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण होता है। इसी तरह से हमने बताया ना जो सूक्ष्म जीव हैं उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के ये जो दूध से बनने वाले प्रोडक्ट हैं, जैसे दही हो गया, बटर हो गया, चीज हो गया, केफिर हो गया आदि का निर्माण होता है। ठीक, और बाकी किण्वन जो बात कर ले लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के द्वारा किया जाता है। यह क्या करता है, यह जीवाणु दूध में उपस्थित लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। यही कारण है क्या है भैया, जो मट्ठा वगैरह होता है, दही जो बनता है उनमें खट्टापन आ जाता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड जो होता है उनमें खट्टापन लाने का भी काम करता है, क्योंकि एसिड का काम ही है भैया खट्टापन आएगा। ठीक, तो पहला हो जाएगा दुग्ध एवं डेयरी उद्योग में।
दूसरी अपनी हेडिंग बनाएंगे भैया डबल रोटी के निर्माण में। ये पूछा गया है क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भाई रोटी में, भाई रोटी जब फूल जाती है, यहां तो डबल रोटी है, लेकिन वो पूछा गया था क्वेश्चन एक ये कि रोटी के फूलने का क्या कारण है। ठीक, चाहे वो घर वाली रोटी हो चाहे होटल वाली हो, वो बात नहीं कर रहा है, बस रोटी के फूलने का क्या कारण है क्वेश्चन आया हुआ था। तो भाई यहां डबल रोटी के निर्माण में, अब डबल रोटी क्या है, डबल रोटी में ध्यान देना, जैसे भाई रोटी के अंतर्गत इसमें बहुत सारे आते हैं आपकी, जैसे पाव रोटी आपने सुना होगा, डबल रोटी में घर की रोटी भी आप जैसे होता है, यहां तक कि जो और भी मतलब ऐसे, क्योंकि अब तो बहुत वैरायटीज आ चुकी हैं। तो डबल रोटी बनाने हैं तो क्या करते हैं, गुथे हुए आटे में, जब आटा गुथा होता है, ठीक, उसमें यीस्ट कोशिकाएं, जो खमीर जिसको बोलते हैं यीस्ट कोशिकाएं, देखो आपने देखा होगा कि खाने वाला सोडा का इस्तेमाल कहां होता है, भाई उसी गुथे हुए आटे में डाल देते हैं ताकि और मुलायम हो जाए और अच्छे से फूले। ठीक है, तो गुथे हुए आटे में यीस्ट कोशिकाएं किण्वन के लिए क्या है, डाल दी जाती है। ठीक है, अब किण्वन क्या होता है, हमने बताया ना, किण्वन के द्वारा भाई उसमें क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र बनेंगे, CO2 गैस का निर्माण होगा, तो वो उसको फुला देता है। तो यहां पर किण्वन के लिए डाली जाती हैं, और यीस्ट कोशिकाएं श्वसन के दौरान CO2 गैस क्या करती हैं, मुक्त करती हैं, तथा इसके द्वारा छिद्र का क्या होता है भैया, निर्माण होता है। अब छिद्र का निर्माण होगा, फिर उसके बाद छिद्र का निर्माण होता है, फिर रोटी क्या होती है, फूल जाती है। ठीक, आई बात समझ में। तो ये दो हेडिंग्स आपकी हो जाएगी। आगे भी है, क्योंकि हमने बताया ना अभी 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो ये 2 हेडिंग है। आगे चलिए देखते हैं, पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। लेकिन हाँ, एक चीज और सुन लीजिए, तब उसके अगर यही पूछता घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव का क्या महत्व है, तब भैया आप यही 2 हेडिंग लिख देते, तीसरा और आप भी जैसे बेकरी वगैरह लिख देते, या कोई और भी लिख सकते थे। कब, जब घरेलू में कहता, क्योंकि ये घरेलू चीजें हैं। लेकिन हमने यहां क्वेश्चन हम क्या लिखे हैं कि मानव कल्याण में, तो भाई मानव वाले में तो ये अभी आगे और लिखना है, तो पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए आगे देखते हैं भैया, आगे देखते हैं बच्चों। अब समझ में आ गया भैया, पहले समझ लो बबुआ, फिर से हमारी बात, हम कहना क्या चाह रहे हैं। अब जैसे क्वेश्चन ये मान लेते हैं कि पहले क्वेश्चन में आपका ये घरेलू उत्पाद में तब जब पूछता तो आप केवल ये 2 हेडिंग लिखते, लेकिन मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव का क्या भूमिका है, तो ये 2 हेडिंग, उसके बाद आपको आगे भी लिखना है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया ये PDF बनाते वक्त, ठीक, चलिए PPT बनाते वक्त थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। अब यहां से तीसरी हेडिंग है कि प्रतिजैविक औषधि के निर्माण में, क्योंकि मानव कल्याण के हेतु ये भी तो है भैया, तो प्रतिजैविक औषधि के निर्माण में, तो देखिए भैया विभिन्न प्रकार के जो प्रतिजैविक औषधियां होती हैं, एंटीबायोटिक जो मेडिसिन होती हैं, उनके निर्माण में सूक्ष्म जीवों का भी प्रयोग किया जाता है। तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा विभिन्न प्रकार के ऐसे एंटीबायोटिक तैयार किए जाते हैं जो अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं। ठीक है, और ये प्रतिजैविक कवक जीवाणु आदि के द्वारा तैयार किए जाते हैं, जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, रेमाइसिन, नियोमाइसिन। ठीक, ये सभी क्या है, प्रतिजैविक औषधियां हैं। ठीक है, अगला है कृषि के क्षेत्र में। तो भैया कृषि के क्षेत्र में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है, भाई हमने देख लिया भाई दुग्ध उत्पादन में, फिर उसके बाद दूसरा क्या देखा, डबल रोटी के निर्माण में, तीसरा भैया हमने देख लिया प्रतिजैविक औषधि में, चौथा अब क्या है, कृषि के क्षेत्र में। तो कृषि के क्षेत्र में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है, मतलब क्या भूमिका है, क्या योगदान है। तो विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का उपयोग जैव उर्वरक यानी जैविक खाद, जैव उर्वरक जिसे जैविक खाद कहा जाता है, के रूप में किया जाता है। ये अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा पोषक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि करके पौधों की वृद्धि व विकास में सहायक होते हैं, यानी ग्रोथ क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ करते हैं। ठीक है, तथा मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ा देते हैं, यानी जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता, उपजाऊ क्षमता है, उसको और भी बढ़ा देते हैं, जैसे माइकोराइजा, राइजोबियम, नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया आदि। ये सब कृषि के क्षेत्र में इन सभी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है।
तो समझ में आ गया, आई बात समझ में। तो ये आपका लॉन्ग में जब पूछा जाएगा बच्चों 5 नंबर वाले में, कहेगा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है, तो ये 2 हेडिंग, और उसके बाद फिर उसके बाद 1 मिनट भाई कहां चले गए, 2 हेडिंग और उसके बाद ये 2 हेडिंग, 4 हेडिंग लिखना है। लेकिन अगर वही अकेले कह देगा कि घरेलू उत्पाद में, तब केवल यही 2 हेडिंग लिख देना, तब भी बहुत है। ठीक, समझ में आ गया। चलिए भाई इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। हो गया भैया, आगे चलते हैं। अब देखिए समझिए, तो हमने 2 क्वेश्चन देख लिए, एक तो मानव कल्याण में पूरा, दूसरा घरेलू उत्पाद में। अब समझो तीसरा क्वेश्चन कि औद्योगिक उत्पाद में या औद्योगिक स्तर पर सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है। तो ये है भैया, क्वेश्चन पूछेगा कि औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है, विस्तार में समझाइए। ये भी क्वेश्चन अधिकांश ये बात कर लें तो 3 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है भैया, तो औद्योगिक स्तर पर सूक्ष्म जीवों का महत्व, देखिए विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्म जीव है, जैसे जीवाणु है, कवक आदि का उपयोग औद्योगिक स्तर पर भी किया जाता है। सबसे पहला है किण्वित पेय पदार्थ। अब भाई पेय पदार्थ में तो सबसे पहला यहां टारगेट है भैया अल्कोहल का, किसका, शराब का। तो भाई ये औद्योगिक स्तर पर, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर एक मार्केट लेवल पर किया जाता है। तो देखिए शराब उद्योग में ईस्ट कोशिकाएं, जो खमीर कोशिकाएं होती हैं, जिनको ईस्ट का मतलब खमीर होता है, इसको खमीर कहते हैं। ठीक है, ये किण्वन के द्वारा शर्करा के घोल को शराब में परिवर्तित कर देती है। इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, गन्ने के रस को एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदला जाता है, तथा ग्लूकोज में सैकेराइड मतलब क्या कहते हैं, सैकेरोमाइसिन सेरेवेसी डालते हैं, जिसे क्या है, शराब बन जाती है। सीधी सी बात, इतना अगर आपको दिक्कत हो रहा है लिखने में तो कुछ मत लिखना, सीधा सा लिख देना भैया कि यहां पर लिख देना कि ये ईस्ट कोशिकाएं किण्वन के द्वारा शर्करा के घोल को शराब में बदल देती हैं। बस इतना लिख दो, बहुत है। आई बात समझ में। चलिए तो इतना भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया, आगे चलते हैं। अगला है सिरका बनाने में, अगला है भैया सिरका बनाने में। नेक्स्ट क्या है, सिरका बनाने में। तो देखिए भैया सिरके के निर्माण के लिए, क्योंकि औद्योगिक स्तर पर हो रहा है भाई, तो सिरके के निर्माण के लिए शर्करा के घोल का माइकोडर्मा एसीटी या एसिटोबैक्टर एसीटी जीवाणु के द्वारा किण्वन कराया जाता है, तब जाकर के सिरका का मतलब सिरके का निर्माण हो जाता है। और कभी कभार पूछा जाता है भैया कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा अम्ल, तो सिरके में पूछा जाता है कि सिरके में कौन सा अम्ल, तो सिरके में एसिटिक एसिटिक अम्ल, वही फार्मूला भी पूछ ले तो CH3COOH। ठीक, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, सिरके में क्या है प्यारे बच्चों, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, आई बात समझ में, याद रखना। अगला है भैया ये सिरके का, वही सिरके बनाने में। अब नेक्स्ट है कि तंबाकू उद्योग में, देखिए तंबाकू में भी भाई तंबाकू उद्योग में भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना, तंबाकू उद्योग में तंबाकू की पत्तियों में क्या करते हैं, सुगंध एवं स्वाद बढ़ाने के लिए। ठीक है, एक तो भाई उसका सुगंध और टेस्ट बढ़ाने के लिए कुछ जीवाणुओं जैसे बैसिलस गेक्थीरियम तथा माइक्रोकोकस कैंडिडेन का उपयोग करके किण्वन प्रक्रिया कराई जाती है, तब जाकर के तंबाकू में ये थोड़ा स्मेल और उसमें टेस्ट बढ़ता है। ठीक, तो यहां पे बात कर लें तो तंबाकू उद्योग में भी क्या होता है भैया, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो चलिए इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
हो गया ना। आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि वाहित मल क्या है और वाहित मल के उपचार के लिए विभिन्न चरण लिखिए। देखिए भैया सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है। अब ये नहीं है कि हम इंपोर्टेंट लिख दें तभी, अभी भाई पहला ही क्वेश्चन जो बताएं बच्चों वो 3 सेट में आया था। अब यही हम भाई आप देख लीजिए जाकर, पहला ही क्वेश्चन की भाई मानव कल्याण के लिए सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है या घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है, ऐसे करके आएगा क्वेश्चन। वो ही क्वेश्चन 2025 में 3 सेट में आया था। तो समझ लीजिए हर एक टॉपिक उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, क्योंकि 7 सेट बनते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं है कि इसमें हाँ न्यूमेरिकल आ सकता है, डेरिवेशन आ सकता है, थ्योरी आ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें 100 में 100% फिक्स होता है, क्योंकि 7 सेट बनने हैं। तो भाई 7 से 8 मजेदार टॉपिक ही हैं, कहां से पूछेगा, आएगा। तो वाहित मल क्या है और वाहित मल के उपचार के विभिन्न चरण, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए भैया देखिए, वाहित नाम ही है बबुआ वाहित, वाहित का मतलब बहने वाला, मल यानी मलमूत्र कचरा। तो जो नदी नालों शहरों मतलब शहरों या गांव कस्बों, ठीक, इनमें जो नालियां होती हैं, नाले होते हैं, ठीक, इन सब में बहने वाला मल मूत्र व जो कचरा होता है उसी को वाहित मल कहते हैं। और इसमें विभिन्न प्रकार के हमने बताया ना कि बहुत ज्यादा इसमें गंदगी होती है, पॉलीथीन बोतल्स वगैरह पड़े रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि भाई उनको डायरेक्टली नदी नालों में, जो नदी है, झरना है, तालाब है, उनमें गिराना भाई क्या है, बहुत ज्यादा हानिकारक होता है नेचर के लिए, नेचर के घटक के लिए। तो उसके लिए उसका फिल्ट्रेशन होता है, यानी फिल्टर करते हैं। उसके लिए कई चरण है, 3 चरण होते हैं, ठीक, कौन कौन से हैं, किस तरह से करना है वो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हमने परिभाषा क्या बताया, परिभाषा जब पूछता है 1 नंबर में, तो शहरों नगरों कस्बों आदि के घरों एवं कार्यालय द्वारा निकलने वाला, जो भाई हमने बताया ना नदी होता है, नदी कह रहे हैं, जो नालियां होती हैं, तो उन सब में जो निकला मल मूत्र जो नालियों में बहता है उसे ही वाहित मल कहते हैं। इनमें अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं और हानिकारक वाले, लाभदायक वाले नहीं भैया, हानिकारक वाले होते हैं, जो मनुष्यों में विभिन्न प्रकार के रोग जैसे टाइफाइड, हैजा, पेचिस आदि क्या करते हैं, उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया कि वाहित मल क्या है। अब वाहित मल का भैया उपचार कैसे होता है, तो वाहित मल के उपचार में 3 प्रक्रिया यानी 3 चरण होते हैं। सबसे पहला यानी प्राथमिक उपचार। देखिए प्राथमिक उपचार बहुत सिंपल सा होता है। इस चरण में मुख्यतः बड़े बड़े कणों को भौतिक क्रियाओं द्वारा जैसे अवसादन और निस्यंदन के द्वारा अलग किया जाता है। सर्वप्रथम क्या करते हैं भाई, जैसे देखिए सर्वप्रथम करेंगे क्या, जैसे पानी इकट्ठा हुआ है जहां कचरा वगैरह, तो सबसे पहले जो भाई बड़े बड़े वाले कण जैसे बोतल हो गया, पॉलीथीन हो गया, अन्य कोई ऐसी चीजें, तो उनको क्या करते हैं, सबसे पहले छानने का काम करते हैं। तो छान कर अलग कर लिया जाता है ऊपर से। बाकी जो नीचे वाले भी बड़े बड़े कण होते हैं भाई, कुछ ऐसे हैं जो नीचे डूब जाते हैं, उनको भी भाई क्या है, छानने का काम किया जाता है। तो वही चीज पहले चरण में होता है। सर्वप्रथम तैरते हुए कूड़े को निस्यंदन के द्वारा हटा दिया जाता है। इसके बाद ग्रिट द्वारा मिट्टी तथा छोटे कणों को, हमने बताया जो नीचे होते हैं, ठीक, नीचे क्या बैठे रहते हैं, उनको अवसादन के द्वारा अलग किया जाता है। इसके बाद इसे द्वितीय चरण या द्वितीयक चरण के लिए भेजा जाता है। ठीक, समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करते हैं, ऊपर से जो बड़े बड़े कण होते हैं, जब जैसे हमने बताया ना, बोतल हो गया, पॉलीथीन हो गया, अन्य चीजें, उनको छानकर अलग किया जाता है। फिर जो मिट्टी के कण हो गया और भी जो कठोर वाले कण जो नीचे सतह पे बैठ जाते हैं, उनको भी अलग किया जाता है। तब जाकर के इसे क्या है, दूसरे चरण में गुजारा जाता है। तो पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखते हैं भैया द्वितीयक चरण। बहुत सिंपल है, परेशान नहीं रहना बच्चों। द्वितीयक उपचार या चरण, ठीक, इसमें क्या होता है,
इस चरण में सूक्ष्म जीवों जैसे अक्रोमोबैक्टर, जाग्लिया आदि का उपयोग किया जाता है। ठीक, इसमें सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। ये जीवाणु अपघटन करते हैं। ठीक है, ये जीवाणु अपघटन करते हैं तथा शैवाल इनसे उत्पन्न CO2 का प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न जो ऑक्सीजन होती है वो जल को दूषित होने से बचाती है। बहुत आसान इसमें स्टेप होता है और इस क्रिया के बाद इसमें हानि रहित जीवाणु रह जाते हैं, मतलब लगभग लगभग पानी प्योर हो चुका होता है। ठीक, क्या बताया गया, इसमें सूक्ष्म जीव जैसे अक्रोमोबैक्टर और जाग्लिया आदि का उपयोग किया जाता है। ये जीवाणु अपघटन करते हैं। ठीक है, यानी जो भी गंदगी होती है उसको हमने बताया ना तोड़ देंगे, यानी जो विभिन्न प्रकार के हानिकारक जीव हैं, ठीक है, हानिकारक जो जीव होते हैं उसमें उनमें जो उड़न वगैरह कराया जाता है, यानी उनको नष्ट करने का काम कर देते हैं तथा शैवाल इनसे उत्पन्न, भाई उसके द्वारा जो CO2 गैस उत्पन्न होगी इसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण में किया जाता है। अब भाई प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भी ऑक्सीजन रिलीज होती है उसमें क्या होता है, इससे जल क्या है भाई साफ हो जाता है। ठीक है, जल क्या है साफ हो जाता है और इस क्रिया के बाद इसमें हानि रहित जीवाणु रह जाते हैं। फिर उसके बाद इसको तीसरे स्टेप से गुजारा जाता है, यानी तृतीयक उपचार या तृतीयक चरण। इसमें क्या होता है, इस चरण में रासायनिक विधियों द्वारा नाइट्रोजन तथा फास्फोरस लवण का उर्वरन किया जाता है जो एक प्रदूषक के रूप में कार्य करते हैं। यानी ये जो नाइट्रोजन होता है, कभी कभार पूछा गया है भैया, ठीक है, कि यहां पर पूछा गया है कि मतलब इस तरह से वाहित मल उपचार में, मतलब वाहित मल उपचार में उड़न का कार्य करता है, मतलब कौन उड़न का कार्य करता है, तो याद रखना नाइट्रोजन तथा फास्फोरस लवण। तो ये क्या करते हैं, उड़न का काम करते हैं। ठीक, जो एक प्रदूषक के रूप में कार्य किया जाता है, यानी ये क्या करता है, इसका उपयोग एक प्रदूषक के रूप में किया जाता है, मतलब जो उसमें और थोड़ा बहुत जो वेस्ट होते हैं वो भी निकल जाएं। ठीक है, तथा पानी को फिल्टर कर देते हैं। फिर इस जल को नदियों, झरनों आदि में छोड़ दिया जाता है, यहां तक कि ये मतलब ये पानी पीने लायक भी हो जाता है, मतलब साफ हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, वाहित मल उपचार के तीनों चरण हैं। नोट कर लीजिए भैया। हो गया, आगे चलते हैं। अब देखते हैं भैया बायोगैस क्या है। बायोगैस संयंत्र का चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। ये तो बहुत लाजवाब टॉपिक है, ये तो भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे टॉपिक सब है, देखिए क्वेश्चन इसमें दो तरीके से पूछता है। भाई जब पूछेगा केवल बायोगैस क्या है और बायोगैस के लाभ, इतना जब पूछेगा तब ये क्वेश्चन 2 नंबर का है। लेकिन बायोगैस का सचित्र वर्णन, मतलब बायोगैस संयंत्र का सचित्र वर्णन, तब ये पूरा 5 नंबर का आएगा। तो भैया बायोगैस क्या है, देखिए कई नाम है, बायोगैस कह लो, गोबर गैस कह लो, जैव गैस कह लो, कई नाम है। तो बायोगैस क्या होती है, तो ये विभिन्न प्रकार के गैसों का एक मिश्रण है जिसमें मुख्य रूप से भैया अब एक गैस होती है मेथेन, मुख्य रूप से मेथेन होती है। ठीक है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, जिसमें बात कर लें तो ये लगभग लगभग ये क्या कहते हैं 60 से 70% तक होती है और बाकी में ये बात कर लें लगभग 30 से 40% तक। ठीक, अन्य में और भी गैसें होती हैं लेकिन 2 यही प्रमुख गैसें होती हैं और ये दोनों क्या है, एक ज्वलनशील गैस है, यही इसीलिए बायोगैस भी क्या है, अत्यंत ज्वलनशील गैस है और इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। किसका, बायोगैस का। ठीक है, और बायोगैस या इसको गोबर गैस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण जो जानवर हैं उनके जो मल मूत्र, जो गोबर वगैरह है, उनके द्वारा भी हो जाता है। ठीक है, और उसी के द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा जो प्लांट लग रहे हैं गांव वगैरह में जगह जगह पर, ठीक, बायोगैस संयंत्र लग रहा है, तो वो गोबर के ही द्वारा बनाया जा रहा है, इसीलिए इसको गोबर गैस नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए तो भैया परिभाषा कैसे लिखना है, सबसे पहले, बायोगैस विभिन्न प्रकार की गैसों का क्या है बच्चों, एक मिश्रण है
जिसमें मुख्य रूप से मेथेन जो कि 50 से लेकर 70% तक, और CO2 गैस 30 से 40%, व अन्य गैसों में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, एथिलीन आदि गैसें शामिल हैं। और यह गैस मानव व पशुओं के मल मूत्र व गोबर से तैयार किया जाता है। ठीक है, यहां तक कि जो घास फूस है, जो धान की पराली होती है ना, वो जिसको पैरा कहते हैं हमारे यहाँ, उन सबको भी फेंक दिया जाए, उसके बाद जो फल सब्जियों के छिलके वगैरह वो सब सड़के जो तैयार होगा वो भी गोबर गैस ही बनाता है। ठीक है, तो वहां इसके इस भाई किससे हमने बताया ना, जो पशु वगैरह हैं उनके मल मूत्र व गोबर से ये तैयार की जाती है, इसलिए इसे गोबर गैस भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें मेथेनोबैक्टीरियम नामक एक जीवाणु पाया जाता है। ठीक, याद रखना, क्योंकि भाई मेथेन गैस होती है तो इसमें जो जीवाणु है इसका नाम है मेथेनोबैक्टीरियम। अब इसमें भाई प्लांट्स, इस प्लांट में, इस संयंत्र में कितने पार्ट में डिवाइड होता है? इसमें गोबर पानी एक टैंक होता है, एक गैस होल्डर होता है, एक डाइजेस्टर टैंक होता है, एक स्लग टैंक होता है। इतनी चीजें होती हैं गोबर गैस में। ठीक है, यानी गोबर गैस संयंत्र में। चलिए पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर इसका हम पूरा चित्र समझते हैं। चलिए भाई, फिगर आपके सामने है एकदम क्लियर तरीके से। देखिए सबसे पहले भैया बात कर लें, ये पूरा का पूरा देखिए, ये एक क्या है, गोबर प्लस पानी। ये वाला जो टैंक है इसमें गोबर प्लस पानी डाला जाएगा। ठीक है, गोबर प्लस पानी। उसके बाद ये क्या है, इसको बोलेंगे गैस होल्डर, गैस होल्डर होगा। ठीक है भैया, और ये क्या है, डाइजेस्टर है, ये डाइजेस्टर होता है। और ये क्या होता है भाई, ये तो यहां से भाई गैस निकल रही है, ये तो गैस निकल रही है, गैस होल्डर हो गया, गैस ये पाइप है। और उसके बाद यहां पे एक स्लग होता है, जिसको बोलते हैं इसमें वेस्ट, यानी जो कहते हैं व्यर्थ गोबर, इसमें इकट्ठा होता है। ठीक है, इसमें याद रखना। ठीक, इतनी चीजें हैं, मतलब आपके इतने प्रमुख पार्ट, मतलब क्या है, पार्ट होते हैं। ठीक, तो समझना स्टेप बाय स्टेप, कुछ भी डिफिकल्ट है नहीं भैया। देखिए इसमें पूरा हम देखते चलते हैं, साथ ही साथ इसको समझते हैं। इसमें एक छोटा टैंक होता है जिसमें गोबर को पानी के साथ मिलाया जाता है, बात इसकी कर रहे हैं भैया। तो इसमें एक छोटा टैंक होता है जिसमें गोबर प्लस पानी मिक्स होता है, जो कि लिख दिया है। ठीक, तथा स्लरी, यहां पर लिखा है स्लरी बनाई जाती है, यानी एक पेस्ट बनाया जाता है, जैसे फेंट कर कोई पेस्ट बनाओ आप, वही पेस्ट बनाया जाता है। तथा इसे एक पाइप के द्वारा मुख्य डाइजेस्टर टैंक में ले जाया जाता है। मतलब आप देख रहे हैं यहां पर एक पाइप है, और इस पाइप की मदद से यहां पर देखिए इसमें एक डाइजेस्टर टैंक में पहुंचाया जा रहा है। इतनी बात समझ में आई। अब डाइजेस्टर टैंक क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह 10 से 15 फीट गहरा एक टैंक होता है, सबसे प्रमुख यही होता है भैया, पहले यही, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांग होता है। 10 से 15 फीट, देखिए ये सबसे मोटा बड़ा बना हुआ है, तो 10 से 15 फीट क्या होता है, एक गहरा टैंक होता है, जिसकी दीवारें सीमेंट, कंक्रीट या पक्की ईंटों की बनी होती है, मतलब बहुत स्ट्रांग होता है, अंदर से मजबूत होता है। और इसमें स्लरी को इकट्ठा किया जाता है, जो भी स्लरी, जो भी यहाँ पे गोबर प्लस पानी मिक्स होता है यहीं पर इकट्ठा होता है। यहीं पर जीवाणुओं द्वारा गोबर का अपघटन कराया जाता है, यानी जीवाणुओं के द्वारा गोबर का अपघटन यहीं पर कराया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस थोड़ा हम बता दे रहे हैं। अब यहां पर जीवाणु अपघटन से होगा क्या, गैस बनेगी मेथेन, क्या बनेगी, CH4, मेथेन गैस बनेगी। अब मेथेन गैस बनेगी, वो आगे गैस होल्डर में इकट्ठा हो जाएगी। भाई गैस होल्डर इसीलिए होता है कि जितनी गैस इसमें बनेगी वो गैस यहां एकत्रित कर लेते हैं, फिर ये गैस पाइपलाइन के सहारे बाहर निकलेगी, और भाई जहां जहां सप्लाई होगी, जैसे खाना जहां बनाना है, आगे ले जाना है, वो वहां तक
पाइप के माध्यम से पहुंच जाएगी। फिर इसमें जो गोबर वाला वेस्ट बचेगा बाद में, उसे एक अन्य, यहां पर हमने बताया ना एक और टैंक होता है, उसमें भाई उसे इकट्ठा कर लिया जाता है और बाद में इसे निकालकर खेतों में खाद के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, तो पहले आगे इतना भी स्क्रीनशॉट पहले कर लीजिए भैया, फिर हम आगे देखते हैं। हो गया? चलिए आगे देखिए भैया, आगे देखिए हमने क्या बताया भाई, अब तो पूरा समझ गए होंगे भाई। हमने बताया कि यहां पर जीवाणु अपघटन किया जाता है जिससे बायोगैस उत्पन्न होती है, यानी गोबर गैस उत्पन्न होगी। फिर इसे गैस होल्डर लगा होता है भाई, बायोगैस जो बनेगी वो यहां पर हमने बताया ना, वो यहां पर CH4 इसमें इकट्ठा हो जाएगी। ठीक वही चीज बता रहे हैं कि उत्पन्न होती है, इसमें एक गैस होल्डर लगा होता है तथा इस होल्डर में एक पाइप भी लगी होती है जिससे आसपास के घरों में गैस क्या है पहुंचाई जाती है। भाई इसमें गैस इकट्ठा होगी और वो गैस भाई यहां पे ध्यान दीजिए बच्चों, ये पाइपलाइन है, इस पाइपलाइन के सहारे आसपास के घरों में सप्लाई दे दी जाती है। ठीक है, सप्लाई दे दी जाती है। फिर अपघटन के बाद बचे हुए गोबर को बाहर निकालने के लिए एक पाइप से जुड़ा अन्य टैंक होता है, ये वाला टैंक इसकी बात कर रहा है। ठीक है, और इस टैंक में आए हुए गोबर जिसको करदम कहा जाता है, ठीक है, यहां पर जो इकट्ठा होता है उसको करदम नाम दिया जाता है। वेस्ट जो गोबर होगा एकदम व्यर्थ वाला, खाद वाला, ठीक है, करदम को उर्वरक यानी खाद के रूप में क्या करते हैं भैया, काम में लिया जाता है तथा इस गैस को ऊर्जा के रूप में काम में लेते हैं। यानी ये जो गैस होगी इसको तो भैया इस्तेमाल करेंगे खाना बनाने में और भी चीज में, यानी एक ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करेंगे, ठीक, प्रकाश करने में या और किसी भी काम में। आई बात समझ में? तो ये होता है पूरा बायोगैस यानी गोबर गैस तथा बायोगैस संयंत्र का पूरा चित्र। ठीक है, फिगर आपको बनाना पड़ेगा जब ये 5 नंबर में आएगा। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया बच्चों? आगे चलते हैं, आगे देखते हैं भैया बायोगैस के फायदे। अब बायोगैस के फायदे हमने आपको बताया था कि भाई जब बायोगैस और फायदे पूछेगा 2 नंबर, नहीं तो पूरा 5 नंबर। बायोगैस के फायदे, पहला फायदा क्या है भाई, जो गोबर गैस है इसका क्या फायदा है? पहला, इसे आसानी से संग्रहित किया जा सकता है, मतलब बहुत लॉन्ग प्रोसेस या बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं होता कि हाँ ये करना है वैसा करना है फिर ये करना है फिर यहां गुजरना है वहां से गुजरना, नहीं। इसमें प्रमुख रूप से हमने बताया 3 ही टैंक होते हैं, सारा जो प्रोसेस है उन्हीं में हो जाता है। अगला है, इसे भोजन पकाने, रोशनी करने व अन्य मशीनों में ऊर्जा के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, ये रहा दूसरा फायदा। तीसरा है, इससे बने उत्पाद को, मतलब जो बाद में वेस्ट बचता है उसे उर्वरक यानी खाद के रूप में भैया काम में लाया जा सकता है। ठीक है, यानी लाया जाता है। अगला है कि इससे प्रदूषण नहीं होता, भैया सबसे अच्छी बात तो यही है कि इससे पॉल्यूशन नहीं होगा, इसीलिए तो इसे जैव गैस कहा जाता है, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस है ये। चलिए भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए बबुआ। हो गया ना? आगे देखते हैं, अब देखते हैं जैव उर्वरक या जैविक खाद, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी भैया, जैव उर्वरक या जैविक खाद और कृषि में इसका क्या महत्व है, याद रखना ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है भैया, इतना ध्यान देना। और कभी कभार पूछा जाता है कि जैविक खाद या जैविक खाद तथा रासायनिक खाद में क्या अंतर है, पूछ लेता है कि जैविक उर्वरक रासायनिक उर्वरक की तुलना में अधिक लाभदायक है, क्यों
भाई उसका भी कारण हम बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं बच्चों कि जैविक खाद या जैव उर्वरक क्या है। तो बच्चों देखिए ध्यान से समझना भैया, जैविक खाद क्या होते हैं, ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा तैयार किए गए उर्वरक होते हैं, नाम इसीलिए तो है जैविक उर्वरक, ठीक है, यानी एक प्रकार के ये सूक्ष्म जीव ही होते हैं। और जैसे ही भाई हमने बताया ना कि इसको खेतों में डाला जाता है, तो ये क्या है, जैसे खेत को सींच दिया जाए, ये ध्यान देना, इनको बहुत कम, जैसे भाई यूरिया है या कोई अन्य खाद है, अगर एक बोरी डाल रहे हो, 2 बोरी, और तो इनकी मात्रा बहुत कम, इनको आधा किलो 1 किलो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, फिर खेत की सिंचाई हो जा रही है, तो ये पूरे खेत में, यानी यूं समझना कि ये पूरे खेत में बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं, ठीक है, पूरे खेत में अगर एक भी जगह है तो फैल कर, ये पानी नमी के कारण ही फैल करके पूरे खेत में पहुंच जाएंगे, ठीक। तो यही होते हैं जैविक उर्वरक, यानी ये ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो पौधों के लिए बहुत ज्यादा, मतलब पौधों में वृद्धि व विकास में सहायक होते हैं, और साथ ही मिट्टी में उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं, ठीक। तो लिखेंगे ऐसे सूक्ष्म जीव जो अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा मिट्टी में पोषक पदार्थ की मात्रा बढ़ाते हैं तथा पौधों व फसलों की वृद्धि व विकास के लिए अत्यंत उपयोगी हैं, उन्हें जैव उर्वरक, ठीक, या जैविक खाद कहा जाता है। और जैविक खाद में भाई अहम भूमिका निभाने वाले विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव भी हैं, ठीक है। सबसे पहला है साइनोबैक्टीरिया व नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक, प्रमुख यही है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इसको अलग से देख लेंगे अभी। तो पहले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, और ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है कि 2 नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु के नाम लिखिए, या नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु क्या है, ऐसे क्वेश्चन किया गया है। तो समझना भैया, इसको बता रहे ना, अभी अलग से देख लेंगे साइनोबैक्टीरिया का। तो ये जीवाणु मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहते हैं, जैसा कि भाई नाम ही है, तो ये करते क्या, नाइट्रोजन स्थिरीकरण है तो मतलब ये इनका काम ही होता है भैया, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को का स्थिरीकरण करते हैं, यानी नाइट्रोजन की मात्रा को बनाए रखते हैं भाई, क्योंकि भोजन, पौधों के लिए जो भोजन का स्रोत होता है, सबसे प्रमुख भोजन है वो नाइट्रोजन है, उनको नाइट्रोजन चाहिए तो चाहिए, ठीक है। तो वही चीज है, ये जीवाणु मिट्टी में स्वतंत्र रूप में रहते हैं तथा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, यानी नाइट्रोजन को बनाए रखते हैं, ठीक, जो पौधों के लिए एक उर्वरक की तरह प्रयोग में लाई जाती है। इन सूक्ष्म जीवों में जैसे एजोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास आदि। तो याद रखना भैया इनका नाम, क्योंकि नाम बहुत जरूरी है, हमने बताया ना कई बार पूछा गया है, 2 नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं के नाम लिखिए, और आधा आधा करके 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है भैया, तो याद रखना। तो ये आपका पहला हो जाएगा भाई, हमने बताया ना नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाला, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, चलिए अगली हेडिंग है भाई अपनी, देखिए अगला है माइकोराइजा। कई बार यह भी पूछा गया है कि माइकोराइजा क्या है। तो माइकोराइजा भाई जैसे एक क्या है, सहजीवी संबंध होता है। देखिए यह क्या है, एक सहजीवी कवक है, ये एक क्या है, कवक है, ठीक, फफूंदी है, जो ऊपरी ढलान वाले क्षेत्रों में पौधों की जड़ों में सहजीवी रूप में पाया जाता है। और पौधों में नाइट्रोजन, मतलब पौधों में क्या है भैया, जैसे जड़ों में होता क्या है कि जैसे ही सिंचाई वगैरह की जाती है तो तुरंत ही क्या करेगा, उसकी वृद्धि व विकास में अहम भूमिका निभाता है। अगला है राइजोबियम जीवाणु, ये सब सूक्ष्म जीव हैं, ठीक। राइजोबियम जीवाणु यह एक सहजीवी जीवाणु है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके कार्बन अणु में रूपांतरित कर देता है, जिससे क्या है, पौधे पोषक के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है। यानी अणुओं में ये क्या करता है, तोड़ देता है, फिर उसको भोजन क्या है, खाने के, मतलब पेड़ पौधे खाने के रूप में प्रयोग में लाते हैं। तीसरा जो सूक्ष्म जीव है वो क्या है, नील हरित शैवाल, जिसको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। अभी साइनोबैक्टीरिया आगे लिखा थे ना, वहां बताया कि नहीं बताएंगे, तो यहां साइनोबैक्टीरिया क्या है। अब देखिए साइनोबैक्टीरिया क्या है, यह बैक्टीरिया वायुमंडल में मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। जैसे नाइट्रोजन भाई, इस पर्यावरण में भाई नाइट्रोजन जो भी विद्यमान है
उस नाइट्रोजन को ये क्या करेगा, नाइट्रेट यानी NO3 नाइट्रेट आयन में क्या करता है भैया, बदल देता है। अब जब बदलेगा तो नाइट्रेट आयन में बदल करके ये क्या करता है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देता है, यानी मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है, उपजाऊ क्षमता है, उसको बढ़ा देगा। और ये खेत में भरे पानी में तेजी से वृद्धि करके मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देते हैं। हमने वही चीज बताया ना कि भाई जैसे जिसमें डाला गया है, अगर उसमें पानी भर दिया जाए खेत में तो बहुत तेजी से उस खेत में बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे में एनाबीना, नॉस्टॉक, साइनोबैक्टीरिया आदि। तो ये नाम याद रखना बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये जब भी आएगा भैया लॉन्ग में आएगा, ये भी इतना याद रखना। बाकी अगर आ गया कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए तो बस छोटा लिख देना है, बाकी नहीं तो लॉन्ग में आएगा पूरा लिखना है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, आगे लिखते हैं। चलिए आगे देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिजैविक क्या है। आगे देख ही चुके हैं, हालांकि ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, बहुत ज्यादा। बाकी तो आगे इसको देख ही लिया है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का योगदान वाले में। देखिए प्रतिजैविक किसे कहते हैं, हमने प्रतिजैविक की परिभाषा इसके पहले बताया है भैया कि ऐसे सूक्ष्म जीव जो क्या करते हैं, अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि व विकास को क्या करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, प्रतिजैविक कहलाएंगे। ठीक, क्या कहलाएंगे भैया, प्रतिजैविक कहलाएंगे। और इन्हें भैया जो ये प्रतिजैविक होते हैं, एंटीबायोटिक विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं, कवक आदि के द्वारा बनाया जाता है। ठीक, तो लिखेंगे कि ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं ये जो अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों के वृद्धि व विकास को क्या करते हैं, रोकते हैं। अभी जैसा बताया ना भैया, विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक दी जाती हैं हमारे शरीर में, जब ये जाते हैं तो एक सुरक्षा कवच बना लेंगे। जैसे कोई बीमारी बाहर से आएगी तो ये क्या करेंगे भैया, उसको भाई रोकते हैं, उसके संक्रमण को फैलने नहीं देंगे। ठीक है, इनका काम ही यही होता है। ये सूक्ष्म जीव विभिन्न प्रकार के कवक तथा जीवाणु आदि से बनाए जाते हैं। और एक चीज ध्यान देना, जैसे में पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, रेमाइसिन, नियोमाइसिन। और बाकी नोट पॉइंट में ये याद रखना कि सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, नाम याद रखना भैया कि सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक औषधि की खोज की थी। किसकी की थी, ये भी याद रखना, पेनिसिलिन की। किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए भैया। हो गया ना, आगे देखते हैं। और एक कभी कभार एक छोटा मोटा सा क्वेश्चन है, ये भी पूछ लेता है। ठीक है, कई बार पूछा गया है भैया कि बीओडी क्या है, और बीओडी का पूरा नाम क्या होता है, कई बार पूछा गया है तो बता दे रहे हैं, बीओडी। ठीक, बीओडी जिसका फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बीओडी। अब बीओडी होता क्या है, यह ऑक्सीजन की वह मात्रा है, बहुत सिंपल सी परिभाषा है, यह ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो 1 लीटर पानी में या जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के लिए आवश्यक होती है। यह जल के नमूने में सूक्ष्म जीवों द्वारा ऑक्सीजन उद्ग्रहण की दर को मापने की एक विधि है। इससे जल की शुद्धता का ज्ञान होता है। सीधी सी बात है कि बीओडी क्या है, जल की शुद्धता को मापने की एक इकाई है, एक विधि है, ये ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा याद रखना, कई बार आया है भैया एग्जाम में, बीओडी किसे कहते हैं, यानी बीओडी क्या है, इस तरीके से पूछा गया है। और जब भी आता है ये शॉर्ट में, ज्यादातर 1 नंबर में ही क्वेश्चन आता है। ठीक, कितना भी आए भाई, चाहे 1 नंबर में आए, भाई क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना, नोट कर लो। हो गया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके से भैया इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई हो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मजेदार आप तक
मतलब मजेदार टॉपिक आप तक पहुंचते रहे। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ देना।